नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम आपको बताएंगे भारत के आईपीओ इतिहास की सबसे बड़ी कहानी एलआईसी की बात करेंगे। एलआईसी पर पूरी चर्चा करेंगे। एलआईसी आईपीओ को लेकर बाजार में इतनी हलचल क्यों है, एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए क्या खास है, जिन्होंने एलआईसी पॉलिसी नहीं ली है उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ शेयर मार्केट के लिए एलआईसी का आईपीओ कितना बड़ा साबित होने वाला है और इक्विटी मार्केट के लिए खासतौर पर क्या ये गेम चेंजर साबित होगा। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, बेहद खास मेहमान आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले रिपोर्ट, उनके साथ फिर चर्चा करेंगे। भारतीय शेयर बाजार के आईपीओ इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी अब जल्द ही निवेशकों के लिए खुलने वाला है। सरकार ने एलआईसी के आईपीओ को लेकर सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो डीआरएचपी फाइल कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो एलआईसी का आईपीओ इस साल आना तय है। डीआरएचपी फाइल करने के साथ ही अब स्थिति साफ हो गई है कि सरकार एलआईसी की कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इस आईपीओ के आने से ये भी साफ हो जाएगा कि 6 दशक से अधिक समय से एलआईसी ने जिस भरोसे को कायम किया हुआ है, क्या वह भरोसा बरकरार रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जरा एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। 1956 में एलआईसी का गठन हुआ था और आज से 20-22 साल पहले तक बीमा मतलब एलआईसी ही हुआ करता था। साल 2000 के पहले तक बीमा क्षेत्र में एलआईसी का एक छत्र राज था और आज भी बीमा के क्षेत्र में इसकी 60% से अधिक की हिस्सेदारी बनी हुई है। फिलहाल सरकार विनिवेश प्रक्रिया के तहत एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचकर इसके आईपीओ से 54 से 94 हजार करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। एलआईसी के आईपीओ को देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। आईपीओ से मिलने वाला पूरा पैसा सरकार के पास जाएगा, न कि एलआईसी के पास, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है। जाहिर है, इससे सरकार को विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। एलआईसी के आईपीओ का 10% हिस्सा इसके पॉलिसी धारक के लिए रखा जा सकता है और इन्हें आईपीओ में 5% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। साथ ही एलआईसी कर्मचारियों के लिए भी आईपीओ में 5% का अधिकतम कोटा हो सकता है। वहीं आईपीओ में 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हो सकते हैं, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों के लिए करीब 15% और रिटेल निवेशकों के लिए करीब 35% शेयर आरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल एलआईसी के पास 28 करोड़ से अधिक पॉलिसीज हैं और ये आज भी कुल बीमा क्षेत्र के 60% से ज्यादा बाजार पर कब्जे के साथ देश का सबसे बड़ा प्लेयर बना हुआ है। और इसके आईपीओ को लेकर निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था। इसे लोगों का एलआईसी के प्रति भरोसा कह सकते हैं कि जब से इसके आईपीओ के आने की खबरें बाजार में आई, लोगों ने करोड़ों की संख्या में डीमैट खाते खुलवाए। यानी एलआईसी के आईपीओ को लेकर निवेशकों में खासा उत्साह तो है ही, साथ ही इसमें मोटी कमाई की उम्मीद भी है। सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज करते हैं चर्चा बेहद खास मेहमानों के साथ। पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश साठे सर, जो कि पूर्व मेंबर हैं एडाई के और पूर्व ईडी रहे हैं एलआईसी के। नीलेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा जी, जो कि फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। रुंगटा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साठे सर, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। एक लंबा अनुभव आपका रहा है सर एलआईसी के साथ, और जिस तरह से कहा जाता है कि एलआईसी ने इंश्योरेंस को कोने कोने तक पहुंचाया है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है सर कि अब उसी तरह से शेयर मार्केट को भी ये देश के कोने कोने तक ले जाने का काम करेगा आईपीओ। किस तरह का रिस्पॉन्स है सर, और ये कितना बड़ा इवेंट इस वक्त आप इसको मानते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, कोई शक ही नहीं इसमें। और सारे एलआईसी के कर्मचारी, एजेंट जो है, पॉलिसी होल्डर जो है, वो बड़े ही प्रोत्साहित है, उत्साहित है कि कब इसका शेयर खुलता है और हमें मिलता है। उसके लिए एलआईसी ने भी काफी तैयारी की है। जैसे पॉलिसी होल्डर जो है, उनको पैन कार्ड को पॉलिसी को लिंक करने के लिए उन्होंने काफी कई बार याद दिलाया है। उसके साथ उनको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी उन्हें कुछ मदद चाहिए तो वो भी दी है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में जिस रफ्तार से डीमैट अकाउंट खुले हैं, ज्यादा खुले हैं ऑन एन एवरेज के हिसाब से, वो एलआईसी में उसका योगदान काफी ज्यादा है। तो ये तो बिल्कुल बात साफ है कि कोने कोने तक एलआईसी का शेयर पहुंचेगा देश के, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर। अजय बग्गा सर, ये किस तरह से गेम चेंजर साबित होगा, कितना बड़ा इवेंट होगा? कहा यह जा रहा है कि लिस्ट होते ही टॉप 3 में शामिल हो जाएगा। हो सकता है टॉप 3 में रहे या हो सकता है आगे भी हो जाए रिलायंस और टीसीएस से।
आपके लिए किस तरह के फिलहाल आपका आकलन है एलआईसी को लेकर? देखिए, मैक्रो की तरफ से सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि सरकार ने कहा कि मार्च तक हम लाएंगे आईपीओ, और वो लेके लग रहा है कि हो जाएगा आईपीओ मार्च 31 से पहले। दूसरा है फिस्कल क्रेडिबिलिटी जो है सरकार की, वो आधारित रहती है। तीसरा, भारत की कंपनियां भारतीयों के लिए, तो ये जो 35% रिटेल के लिए रखा है, पॉलिसी होल्डर्स के लिए रखा है, एम्प्लॉयज के लिए रखा है, ये बहुत अच्छी चीज है। इक्विटी कल्ट को ये प्रोत्साहन करेगा भारत के अंदर। चौथा है कि सरकारी कंपनी है, तो काफी पॉजिटिव्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी देखे जाएंगे मार्केट से। तो वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लाया जाता है। और सरकार जो ओनर है एलआईसी या एलआईसी मैनेजमेंट के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स बने तो अच्छा है, क्योंकि बहुत इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का एंथुजियाज्म रहेगा। और जो पूरा एलआईसी का इकोसिस्टम है, एजेंट्स का, पॉलिसी धारकों का, वो बहुत एंथ्यूज्ड है इसके बारे में। तो सबके अगर अच्छे लिस्टिंग गेन्स बने तो ये बहुत अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए भी आगे चल के। अभी 5% ही सरकार ऑफर कर रही है, बट जिस तरह के आंकड़े हैं दीपक जी अगले साल के विनिवेश के भी, तो लगता है कि फिर अगले साल फॉलो ऑन ऑफर आते रहेंगे, और जब तक सरकार इसको 75% ओनरशिप तक नीचे नहीं ले आती। बिल्कुल स्वाभाविक है, वो बाध्यता भी है, उस तक पहुंचना जरूरी भी होगा, लेकिन किस चरणबद्ध तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी ये बाकी में देखना जरूरी होगा। लेकिन शुरुआत कब होगी इस पर सबकी नजर थी, और अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि मार्च से पहले पहले ये तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो जाएंगी और आईपीओ हम सबके सामने होगा। रूंगटा सर, आपसे भी वही सवाल, आप इसे कितना बड़ा एक क्योंकि बहुत सारे लोग इसे उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, एक आम निवेशक के लिए कितना बड़ा मौका है इस वक्त? आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो साइज है, ये मतलब हम कहीं भी इसको दुनिया में कंपेयर करें तो भी ये साइज, एग्जैक्ट साइज तो खैर अभी तक नहीं पता, वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा, बट मैसिव ये जो साइज है, तो उससे एक ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारा बढ़ता है। मोर इम्पोर्टेंटली कई नए निवेशक जो हैं वो रिटेल इक्विटी मार्केट्स में आएंगे इससे, तो ये काफ़ी इस तरीके से पॉजिटिव है। इसमें अगर मैं नेगेटिव कहूँ तो नेगेटिव इसमें ये है कि आई थिंक सभी लोग इसमें चाहते हैं कि वो लिस्टिंग पर पैसा बन जाए, और उसमें से वो पैसे निकाल के उसमें कमाई कर लें। तो ये इतिहास ही रहा है कि इक्विटी में कभी भी शॉर्ट टर्म पैसा बनाना बहुत ही जोखिम भरा खेल है। इट इज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, बट शॉर्ट टर्म में कौन कह सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट कितना भी कंजर्वेटिवली भी इसका वैल्यूएशन करे, बट जो गैप है बिटवीन द टाइम जब वैल्यूएशन इसका नक्की होगा एंड ये जब लिस्ट होगा, तो वो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप होगा। उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है इंटरनेशनली या नेशनली, तो जो ये एक माहौल बना है कि तुरंत पैसा, गेट रिच क्विक टाइप का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन आई थिंक ऑल थिंग्स सेड, इट इज अ ग्रेट इवेंट, एंड इट इज अ इंडियन कंपनी जो कि इंडियन निवेशकों ने बनाई है, और इसमें उनका भी साथ, उनको भी इससे फायदा होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, ये क्लियर है। और ये एक शुरुआती स्टेप है जैसा आपने कहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीलेश सर, अभी जो मार्केट की मौजूदा लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके एम्बेडेड वैल्यू के आधार पर अगर एलआईसी का आकलन करें तो कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है एम्बेडेड, जैसा आपने कहा 5.4 लाख करोड़ का, और मार्केट वैल्यू अगर निकालें तो 18 लाख करोड़ के आसपास आ रही है। ये वैल्यूएशन सर कितना रियलिस्टिक है? नहीं, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन रियलिस्टिक इसलिए है
क्योंकि जो एम्बेडेड वैल्यू होती है उसके कितने गुना आप मल्टीपल जिसे कहते हैं वो मल्टीपल सोचते हो, तो आज की तारीख में जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ जो लिस्टेड कंपनी है उसका मल्टीपल 5 है, और ICICI और SBI की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका 3 है। तो एम्बेडेड वैल्यू इंटू 3 इंटू 5 इस प्रकार से मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अब LIC का जहां तक सवाल है, ये अगर गवर्नमेंट 60-70 हजार करोड़ तक का इसमें से पैसे उठाना सोचती है, जो कि संभव है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अभी अनाउंसमेंट की कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट घटा के 78,000 किया है और उसमें से 12,000 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब LIC के IPO से गवर्नमेंट सोच रही होगी, ये मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, कि करीबन 60,000 करोड़ के आसपास पैसा इसमें इकट्ठा हो। तो 60,000 करोड़ अगर इकट्ठा करना है तो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक तो एम्बेडेड वैल्यू अनाउंस की है वो है 5.40 लाख करोड़, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स कितने मार्केट में आएंगे वो अनाउंस किया है, दैट इज 31.62 लाख करोड़। अब इसका अगर रिवर्स इंजीनियरिंग हम करें तो ये पता चलता है कि एम्बेडेड वैल्यू का मल्टीपल जो है वो LIC के लिए शायद हो सकता है 2 और 2.25 के बीच होगा, जो कि काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का 3 से कम है नहीं, HDFC का 5 और ये 2 कंपनी का 3 है, तो LIC का 2.25 रखने से ऑब्वियसली इसकी वैल्यूएशन जो है वो काफी रियलिस्टिक की गई है, ये मैं मानता हूं, ये मैं सोचता हूं। और करीबन 60,000 करोड़ तक का अगर पैसा इकट्ठा करना है शेयर मार्केट से, तो इसका वैल्यूएशन फिर से रिवर्स कैलकुलेशन अगर करें तो 1700 से लेके 2,000 रुपए तक का शेयर प्राइस ऑफर होनी चाहिए, ये कैलकुलेशन है। हाँ, मैं एग्जैक्टली यही पूछ रहा था सर कि फिर IPO प्राइस 1700 के आसपास, आपका भी आकलन? 1700 से 2,000 तक का मेरा आकलन है। बग्गा सर, आपका इस पे नजरिया? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि इतना बड़ा इशू है, सरकार भी चाहेगी कि सेल थ्रू करे, और मोस्टली हमारे बड़े इश्यूज आते हैं तो LIC आके बचाता है। अब इस इशू में कौन बड़ा बैंक्स के ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी का इशू रहता है कि वो कैपिटल मार्केट में इतना नहीं डाल सकते, तो LIC के लिए कोई LIC नहीं है, तो इसलिए हमें अट्रैक्टिव रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल इसके अंदर जो इंट्रिंसिक वर्थ है LIC के आप लॉयल्टी बेस देखिए, जस्ट उनका शेयर स्केल देखिए, और इन एन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट लाइक इंडिया, जहां इतना इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी नहीं है, बट जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड ही $10 बिलियन का आंकलन लगाया गया कि ब्रांड की वैल्यू ही 10 बिलियन होगी। तो रियल एस्टेट जो LIC का, किसी भी आप शहर में जाइए, पूरा टाउन हॉल के सामने आपको क्या मिलेगा कि LIC का दफ्तर होगा। हाँ। तो वो हिस्टोरिक ब्रिटिश टाइम से ही है, और वो एट कॉस्ट कैरी किया जाता है बैलेंस शीट में। तो अगर उसका आप उसको बेच तो सकते नहीं है, वो पूरा रियल एस्टेट मार्केट में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, बट धीरे धीरे करके आप वैल्यूएशन करें उसका, तो बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से बग्गा सर, अभी जो एम्बेडेड वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं इसकी, उसमें इसके एसेट्स का भी आकलन होता है सर? एम्बेडेड वैल्यू तो साठे जी बेटर बता पाएंगे, बट मेरा जो है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है। और बिकॉज कंजर्वेटिव अकाउंटिंग में हम कॉस्ट पे लेते हैं नॉर्मली, मार्क टू मार्केट रियल एस्टेट का वैल्यूएशन वाइज ज्यादा होता नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि अगर मैं साठे जी से पूछ लेते हैं। साठे सर, आप कुछ बता। हाँ साठे सर। हाँ जी, एम्बेडेड वैल्यू जो होती है ना, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स थ्रू पॉलिसीज एंड नेटवर्थ टुगेदर, या नेटवर्थ भी उसमें ऐड होती है। तो जैसे जब भी बगा साहब कह रहे थे कि LIC की प्रॉपर्टी स्टेट्स इतनी ज्यादा है, ये फलाना ठिकाना, तो ये सारी नेटवर्थ में जाती है। तो अच्छा, तो वो कैलकुलेटेड होगी, ऑलरेडी कैलकुलेट होती है वो। तो उस हिसाब से एम्बेडेड वैल्यू जो निकाली गई है, मिलेनियम करके जो कंपनी है उसने, वो 5.40 लाख करोड़ है, विच इज क्वाइट गुड, बिकॉज एम्बेडेड वैल्यू HDFC की कितनी है, तो 26,617 करोड़ है, और SBI की 33,390 है, और ICICI की 29,106 है। अब 29,000 के बदले में LIC की जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5.40 लाख करोड़ है, विच ऑब्वियसली
anybody who doesn't know about finance also will understand that it has to be to that level. चलिए, LIC के IPO हम लगातार बात कर रहे हैं इस पर, और अपने खास मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। हर्ष रुंगटा सर के पास मैं अब चलना चाहूंगा। हर्ष रुंगटा सर, अगर आपने गौर किया होगा, हमने आज का जो शो का नाम रखा है वो थोड़ा सा LIC का जो मोटो है उसी से थोड़ा सा हमने एक क्रिएटिव गुस्ताखी करने की मांग की, और उसका नाम रखा है लिस्टिंग के साथ भी, लिस्टिंग के बाद भी। सो हाँ, हालांकि एक्सक्लेमेशन लगाया हमने आगे, हमने कोई घोषणा नहीं की है बट आपको ये कितना रियलिस्टिक लगा आज का टॉपिक? जैसा आपने बताया कि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेशनल उस समय सिनेरियो क्या होता है, हमारी घरेलू प्रॉब्लम्स क्या पॉजिटिव या नेगेटिव उस समय क्या होते हैं, बट ये वस्तु स्थिति के कितने करीब है, लिस्टिंग के साथ भी, लिस्टिंग के बाद भी? तो आई थिंक लाइक एनी अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो थोड़े समय के लिए नहीं करना चाहिए, जिसमें आप उस बिजनेस में कम से कम 7-8 साल 10 साल अगर आप उस बिजनेस को होल्ड करना चाहते हैं या फॉर एवर उसको होल्ड करना चाहते हैं, ऐसे बिजनेसेस में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे वो IPO, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो IPO के जरिए हो या मार्केट में निवेश के जरिए हो, आपको उसी कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए जिसमें आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। इनफैक्ट फॉर आम एक निवेशक, जो रिटेल निवेशक जिसे कहते हैं, जिसका काम रोज शेयर खरीदना बेचना नहीं है, उसके लिए हमारी सलाह हमेशा से रही है, इसमें LIC की कोई बात नहीं है, कि ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे इन्वेस्टर के लिए इट इज ऑलवेज बेटर, ये बेहतर होगा कि वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट करे, ताकि उसका स्प्रेड हो जाए, उसकी रिस्क थोड़ी स्प्रेड हो जाए, एंड उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है। तो आई थिंक दैट कंटिन्यूज टू रिमेन। अब ये होता है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है या इवन छोटा इन्वेस्टर है, वो भी चाहता है कि कुछ ना कुछ वो अपने आप करे, तो उसके लिए एक एलोकेशन बनाना चाहिए। डिस्क्रिशनरी एलोकेशन कहते हैं, चाहे 5% हो, चाहे से 10% हो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको फिर आप जहां चाहे वहां लगाइए। चाहे आप डायरेक्ट मार्केट में निवेश करिए, IPOs में निवेश करिए जी, लेकिन एक रूलबद्ध तरीके से इन्वेस्ट करने से आपको फायदा रहेगा। बिल्कुल। तो द इम्पोर्टेंट पार्ट आपके स्लोगन में, टू कम बैक आपके सवाल पर, कि लिस्टिंग के बाद भी तो होल्ड, अगर लिस्टिंग में आपको मिल जाते हैं शेयर्स, तो उसको प्लीज होल्ड करिएगा लंबे समय के लिए, लिस्टिंग के बाद भी। ऑल राइट सर, थैंक यू। आपने हमारे स्लोगन को थोड़ा सा और इलैबोरेट किया और उसके मायने समझाए। अजय सर, लेकिन जो रुंगटा सब की जो चिंता है कि उस समय इंटरनेशनल और घरेलू हमारे किस तरह के इवेंट्स होंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि IPO कितना सक्सेसफुल रहता है। लेकिन सरकार तो चाहेगी सर कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट का बनाया रखा जा सके। हालांकि इंटरनेशनल इवेंट्स क्या होंगे नोबडी नोज, बट क्या कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनाए रखने में कुछ पुश सरकार की ओर से भी हो रहा होगा, और कितना इंपॉर्टेंट होगा वो? देखिए, विदेशी संस्थापक निवेशक निकालते जा रहे हैं पैसा, वो तो चल रहा है कई महीनों से। तो सरकार ज्यादा मार्केट के ऊपर नहीं फोकस कर सकती कि मार्केट लेवल्स, आज जैसे कि बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग होके जापान के सारे बॉन्ड्स बिल्डअप हो रहे थे, बहुत खरीदारी हो रही थी और करेंसी हो रही थी अप्रिशिएट, तो बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया। और बैंक ऑफ जापान 30% उनका स्टॉक मार्केट भी ओन करता है। भारत में ऐसी प्रथा नहीं रही। हमारे लिए UTI और LIC रहते थे, और 1990 के दशक के बाद केवल LIC ही रह गया, जो कि थोड़ा बहुत मार्केट्स को संभालता था। तो ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं, फ्री मार्केट रहेगा, बट पूरी गुंजाइश है कि अच्छा इसको एक रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। और ये आपको पता है, सरकारी कंपनी है, तो ओवर वैल्यूएशन ऐसा कुछ नहीं होगा, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इतना दिग्गज कंपनी है, भारत जैसे मार्केट में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है, 36 लाख करोड़ का एसेट बेस है, तो बहुत जबरदस्त कंपनी है। वही
जैसे कि एसबीआई है बैंकिंग में, वैसे आपको इंश्योरेंस में एक मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को काफी इसमें रुचि रहेगी। अब वैल्यूएशन तो हर एक के निजी एडवाइजर पे ही डिपेंड करता है। 2-3 नेगेटिव्स हैं। एक एनपीए ज्यादा है, क्योंकि हिस्टोरिकली काफी चीजें एलआईसी के ऊपर फोर्स करी गई और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए के जैसे भी उसको काम करना पड़ता है। एनपीएस आए हैं। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो इतना प्राइवेट कंपनीज की तरह का नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक एश्योरेंस इतना नहीं है। अभी पॉलिसी बाजार से जरूर टाई अप किया, बट आरओई देखिए 5 करोड़ केवल सरकार ने 1950 के दशक में डाला। वो 5 करोड़ कहाँ पे आपने आज पहुंचा दिया कि तरह से 18 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हैं। तो सरकार का जो रिटर्न है, दुनिया में ऐसा रिटर्न नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, एक शानदार कहानी है, एक शानदार यात्रा है और ये यात्रा आगे भी जारी रहे, यही उम्मीद हर कोई कर रहा है। लेकिन नीलेश सर, अब एक आम निवेशक का जो सवाल हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपने जो रिजर्व किया है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, तो उसमें किस तरह का इक्वेशन होगा? किसी के पास अगर 5 पॉलिसी होल्डर हैं तो उसके लिए ज्यादा मौके होंगे, किसी के पास सिर्फ 1 है तो उसके पास कम मौका होगा, इस तरह का कुछ है क्या? और नहीं, एक और मेरा ऐसे नहीं होता है। हाँ, अच्छा, ऐसे नहीं होता है। जी प्लीज पॉलिसी होल्डर उसके पास 1 पॉलिसी रहे या 100 पॉलिसी रहे, अच्छा, उसको जो कोटा दिया गया है वो मैक्सिमम 2 लाख का निवेश का कोटा दिया गया है और वो 10% तक का सीमित है। यानी ऐसे जो 32 करोड़ का फिगर अभी दिया उतने पॉलिसी होल्डर्स एलआईसी के पास है, वो एक्चुअली पॉलिसीज है, मगर पॉलिसी होल्डर्स हो सकते हैं कि 20-25 करोड़ के आसपास होंगे। तो ये 20-25 करोड़ लोग जो है, उनमें से जिनके पास पैन हो, डीमैट हो, वो अगर 28 फरवरी तक अपने पास अगर एक पॉलिसी एलआईसी की रहती है उनके पास, तो ये रिजर्व कोटा जो है 10% का, जिसमें वो 2 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक के शेयर जितने आएंगे, समझो उसकी शेयर की प्राइस आई 2000 रुपया, तो 2 लाख के लिए वो 100 शेयर खरीद सकता है, यानी अप्लाई कर सकता है। और अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो ऑब्वियसली उनको प्रोपोर्शनेटली लेस मिलेगा, मगर अप्लाई करने की बात जहां तक है तो उनको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और कहने का मतलब अगर 2000 का वैल्यूएशन, 2000 का ऑफर प्राइस आया तो वो ज्यादा से ज्यादा 100 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। और एम्प्लॉइज के लिए 5% का और रिजर्व ये रखा है। सर, रिटेल और पॉलिसी होल्डर कोटा क्या एक व्यक्ति दोनों में अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं। मगर उसको जब मिलेगा तो अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो गया समझो, जो कोटा है पॉलिसी होल्डर्स के लिए वो समझो 200% ओवर सब्सक्राइब हो गया, और उसने अप्लाई किए थे 100 शेयर, तो उसको समझो 25 शेयर मिले। ओके। और बाकी वो ओपन मार्केट में जो अप्लाई करेगा वो तो सिर्फ 2 लाख का नहीं कर सकता है ना, वो तो ज्यादा भी कर सकता है। उसमें समझो उसने 20 लाख का अप्लाई किया है, और उसको हो सकता है 100% अलॉटमेंट मिले। तो दोनों कर सकते हैं। क्विकली एक सवाल सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई, वो आगे नहीं बढ़ाया, अब उनको लग रहा है अरे गलती कर दी, उनके लिए क्या कहेंगे? पॉलिसी होल्डर की डेफिनेशन ये है कि एलआईसी की बुक्स में जो पॉलिसीज है, इनफोर्स रहे, उसके ऊपर लोन लिया रहे, जो मैच्योर नहीं हुई है, जो डेथ क्लेम नहीं हुआ है, वो सारी पॉलिसी जो है, उसके जो पॉलिसी धारक है, उन्होंने अगर अपना पैन लिंक किया है और उनके पास डीमैट अकाउंट है, तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश साठे सर, थैंक यू सो मच, आपने महत्वपूर्ण वक्त निकाला। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच। हर्ष रुंगटा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एलआईसी, जैसे कि हमने बताया कि आईपीओ के इतिहास में भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी कहानी, एक शानदार सफर जिसका जिक्र हमने भी किया। आगे किस तरह का रुख अख्तियार करेगी एलआईसी की यह कहानी, सबकी नजर इस पर, लेकिन इंतजार जिस बात का था, अब वो लम्हे फिलहाल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एलआईसी का आईपीओ कुछ ही दिन में हम सबके बीच में होगा। इससे जुड़ी हुई कवरेज हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा और जी बिजनेस। नमस्कार।